हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनिल और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बिहार एग्ज़ाम क्रैक पर। मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस सीरीज चला रहा हूं जो यूपी पुलिस और बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें हम 38 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो श्रृंखला है, ये सीरीज है, ये चलती रहेगी और हमारे पास प्रैक्टिस सेट कितने होने कंप्लीट होने 50, कितने होने 50 होने। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं संज्ञा, स्वर, व्यंजन या विसर्ग। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा बी, उन्हें हम कहते हैं स्वर। ठीक, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे हम स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण में भीतर से आती हुई वायु मुख से निर्बाध रूप से निकलती है। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या जो होती है वो होती है 11। कितने स्वर होते हैं हिंदी में? 11 स्वर होते हैं और सभी स्वर कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, इसमें बताना है कि 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। पहला है, मेरी सहेली के पास बहुत से नए नए खिलौने, खिलौने के बाद कॉमा लगा हुआ है, कपड़े और जूते हैं। ठीक, मेरी सहेली के पास बहुत से नए खिलौने, कपड़े, यहाँ पे कॉमा होना चाहिए, नहीं है तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। सेकंड, मेरी सहेली के पास बहुत से नए खिलौने, कपड़े और, मेरी सहेली के पास बहुत से नए नए खिलौने, कपड़े और जूते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। और डी है वो भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, तो सेकंड का फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें क्या होगा, मेरी सहेली के पास बहुत से नए नए, तो नए नए में योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। और जब कोई 3 चीज़ें होंगी जैसे राधा, कॉमा, मीरा और सीता, ऐसे लिखा जाएगा तो खिलौने के बाद में कॉमा आ जाएगा और कपड़े के बाद में और लगेगा। ठीक, तो सेकंड का सही उत्तर हो जाएगा ए। तीसरा प्रश्न है, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? किसके आधार पर होता है? संज्ञा के पर, विशेषण पर, क्रिया पर या सर्वनाम पर? तो लिंग निर्धारण होता है संज्ञा के आधार पर। थर्ड का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? थर्ड का उत्तर ए हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? 12, 10, 11 या 9? तो हिंदी में कुल सर्वनाम होते हैं 11। कितने सर्वनाम है? सर्वनाम की संख्या कितनी है? 11 सर्वनाम है। और कैसे? तुम, आप, वह, यह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये शब्द जो हैं ये सर्वनाम है। ठीक, और हिंदी में सर्वनाम 11 होते हैं, याद रखना है आपको। ठीक, चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से कहा है अंतर विशेषण, सामान्य विशेषण, बाह्य विशेषण या असामान्य विशेषण? तो पांचवें का उत्तर हो जाएगा, प्रविशेषण को क्या कहा है? तो 5 का उत्तर हो जाएगा अंतर विशेषण कहा है। ए विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक, अच्छा, प्रविशेषण होता क्या है? तो प्रविशेषण, जैसे मैंने विशेषण की भी व्याख्या वो बताए, विशेषण की भी विशेषता बताने वाला शब्द होगा वो आपका प्रविशेषण कहलाएगा। जैसे मोहन बहुत सुंदर है, तो सुंदर क्या हो जाएगा? तो सुंदर की विशेषता बता रहा है बहुत, तो बहुत हो जाएगा आपका यहाँ पर प्रविशेषण। ठीक, और प्रविशेषण को अंतर विशेषण किसने कहा है? कामता प्रसाद गुरु जी ने। छठवां प्रश्न है, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं कितने? 3, 2, 4 या 5? तो 6 का आंसर हो जाएगा 2। रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं। और कौन सी होती है? एक होती है सकर्मक क्रिया और दूसरी होती है अकर्मक क्रिया। सातवां प्रश्न है, वह ऐसा दौड़ा कि सब पीछे रह गए। वाक्य में ऐसा है क्रिया विशेषण, विशेषण, संज्ञा या अव्यय? तो ऐसा जो है वो क्या है? अव्यय है। और 7 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक, जैसे आज, किंतु, परंतु, तब, जरा, जैसे, वैसे, ये सब क्या शब्द हैं? ये सब हैं आपके अव्यय शब्द हैं। ये शब्द सदैव अपरिवर्तित रहते हैं। कैसे रहते हैं? अव्यय कैसा होगा? अपरिवर्तित रहेगा, हमेशा अविकारी रहते हैं। इनका मूल रूप स्थिर रहता है, ये कभी बदलते नहीं है, इन्हें हम अव्यय कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे में कोई बदलाव नहीं होगा। वह ऐसा दौड़ा कि सब पीछे रह गए, ऐसा क्या हो जाएगा? अव्यय शब्द है। ठीक, आठवां प्रश्न है, लिंग के आधार पर असंगत शब्द बताना है। श्रीमान का श्रीमती होगा, विद्वान का विदुषी होगा, युवा का युवती हो जाएगा और दाता का दत्री हो जाएगा। तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। कौन सा गलत है इसमें? डी गलत है, दाता का दत्री नहीं होता है। ठीक, दाता का दात्री होता है, दाता का दात्री हो जाता है, स्त्रीलिंग क्या हो जाता है? दात्री। 9वां प्रश्न है, चाय शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है? तो चाय शब्द का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है और 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 10वां प्रश्न है,
कि अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। ज्ञानू रो रहा था, ज्ञानू 1 घंटे से सो रहा है, ज्ञानू रोया है, या ज्ञानू सो गया था। तो इसमें हो जाएगा ज्ञानू रो रहा था। अपूर्ण भूतकाल में क्या होता है, ऐसी भूतकालिक क्रियाएं जिसके समाप्त होने का पता नहीं चल पा रहा हो, उन्हें हम अपूर्ण भूतकालिक क्रियाएं बोलते हैं। ठीक, तो ज्ञानू रो रहा था, अब इसमें समाप्त होने का तो कुछ पता नहीं चल रहा है, तो 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। 11वां प्रश्न है, इनमें से भाववाची का उदाहरण कौन सा है। आम खाया जाता है, मैंने पुस्तक पढ़ी, पुस्तक पढ़ी जाती है, धूप में चला नहीं जाता। तो इसमें भाववाची किसमें हो जाएगा, धूप में चला नहीं जाता है। 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। वाच्य के कितने भेद होते हैं, तो वाच्य के 3 भेद होते हैं। अगर पूछता है कि वाच्य के कितने भेद होते हैं, तो वाच्य के 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। पहला होता है कृतवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य, और तीसरा होता है भाववाच्य। ठीक है, वाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिसमें कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार क्रिया के परिवर्तन का ज्ञान होता है। 12वां प्रश्न है, कारक के कितने भेद होते हैं। 5, 6, 7 या 8। तो कारक के होते हैं 8 भेद, और 12 का उत्तर हो जाएगा डी। 13वां प्रश्न है, आद्रक का तद्भव क्या होगा। तो आद्रक का जो तद्भव होता है, अदरक का जो तत्सम होता है वो आद्रक होता है, और आद्रक का तद्भव क्या हो जाएगा, अदरक हो जाता है। 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अदरक का तत्सम होता है आद्रक, आग का तत्सम होता है अग्नि, रात का तत्सम क्या होगा, रात्रि, जेठ का तत्सम ज्येष्ठ, और खार का तत्सम क्षार। खार का क्या हो जाता है, क्षार हो जाता है। ख हमेशा छ में परिवर्तित होता है, जैसे खेत का क्षेत्र हो जाएगा, खार का क्षार हो जाएगा, खीर का क्षीर हो जाएगा। ठीक, और आँख का अच्छी हो जाएगा। आँख, आँख का क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द अच्छी हो जाएगा, क्योंकि खा जो है वो छा में परिवर्तित हो जाएगा और अच्छी तत्सम बन जाएगा। ठीक, चलिए 14वां प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है, अनुगामी शब्द में कौन सा उपसर्ग है, आ, अ, अनु या अन। तो 14वें प्रश्न में क्या हो जाएगा, अनुगामी शब्दों में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा सी। ठीक, और उपसर्ग हमेशा आगे लगता है और प्रत्यय हमेशा कहाँ लगता है, पीछे लगता है। 15वां प्रश्न है, रक्तिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा। प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है, तो पीछे का देखेंगे, माँ, ईमा, ईमा या ईमा। तो 15 का उत्तर हो जाएगा सी। रक्तिमा में इमा प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, छोटी ई और माँ, इमा प्रत्यय है। ठीक, 16वां प्रश्न है, अनुराग का विलोम पूछा है। तो अनुराग का विलोम होता है विराग। अनुराग का विलोम क्या होता है, विराग होता है। और वियोग का विलोम क्या होगा, वियोग का हो जाएगा संयोग। वियोग का विलोम क्या होता है, संयोग होता है। 17वां प्रश्न है, अनय शब्द का विपरीतार्थक पूछा है। आदि, उपरि, नय या अनग। तो 17 का उत्तर हो जाएगा सी। अनय का विलोम होता है नय। अनय का विलोम क्या होता है, नय होता है। आदि का अंत होगा, उपरि का अधः होगा, और अनग का अग होगा। अनग का विलोम क्या होता है, अग। 18वां प्रश्न है, विकल्पों में दिया गया कौन सा शब्द निम्नलिखित में से रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। मेरा घर विद्यालय के पास है। तो पास का पर्यायवाची पूछा है, मतलब कौन सा नहीं है पास का पर्यायवाची, निकट, समीप, दूर या सन्निकट। तो पास का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, दूर नहीं है। 18 का उत्तर हो जाएगा सी। 19वां प्रश्न है, आडंबर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ढोंग, पाखंड, दर्प या ढकोसला। 19 का उत्तर भी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। दर्प जो है वो आडंबर का पर्यायवाची नहीं है, बाकी ढोंग, पाखंड और ढकोसला ये आपके आडंबर के पर्यायवाची होते हैं। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है। गुलाब, बेला, चमेली या रात रानी। तो बेला जो है वो अनेकार्थी शब्द है। ठीक, बेला क्या है, अनेकार्थी शब्द है। और बेला का अर्थ क्या होता है, बेला का अर्थ समय भी होता है, एक फूल का नाम भी होता है बेला, एक कटोरा भी होता है और लहर भी होता है। ठीक, 21वां प्रश्न है, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। तो देखो, अनिल का मतलब हवा होता है, ठीक है, और अनल का होता है आग, ये सही है। अंश का मतलब इस हिस्सा होता है, और एक अंश का क्या होगा, कंधा, ये भी सही है। अपेक्षा का मतलब होता है आशा, और उपेक्षा का मतलब होता है निरादर, ये तीनों सही हैं। इसमें कौन सा युग्म गलत है, तो डी गलत है, और 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अवलंब का मतलब होता है सहारा। अवलंब का मतलब क्या होता है, सहारा होता है। और अभिलंब, अभिलंब का होता है तुरंत, ये वाला है, इसका मतलब हो जाएगा तुरंत। ठीक है, तुरंत। और अब इसका हो जाएगा सहारा, अवलंब का। ठीक, तो 21 का करेक्ट आंसर जो है वो डी है। 22वां प्रश्न है, परलोक से संबंध रखने वाले के लिए एक शब्द बताना है। परलोक से संबंध रखने वाला, पुरलौकिक, समलौकिक, पारलौकिक या पारलौकिक। तो इसमें बर्तनी वाला खेल है। पारलौकिक ऐसे लिखा जाता है, लौ पे औ की मात्रा आती है, पारलौकिक। और 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, जिसका मूल्य न आंका जा सके। जिसका मूल्य न आंका जा सके, वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होता है। अमूल्य, बहुमूल्य, मूल्यवान या मूल्यहीन।
तो 23 का उत्तर हो जाएगा ए, अमूल्य। 24वां प्रश्न है, यदि अ या आ के बाद में ई या ई आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, ए हो जाते हैं। ए किस में होते हैं, ए की मात्रा कौन सी होती है, ये होती है, ठीक है। औ की मात्रा होती है ये। अगर ये दोनों मात्राएं आती हैं तो आपका हमेशा क्या होता है, गुण संधि होती है। कौन सी संधि होती है, गुण स्वर संधि होती है, ठीक। जब आपका आ जाए बीच में, ई आ जाए बड़ी और ऊ आ जाए तो आपकी होती है दीर्घ स्वर संधि। जैसे अब जिसमें ये बता दूंगा आपको पहले, गुण स्वर संधि, तो इसमें ए आएगा तो कौन सी होगी, गुण स्वर संधि होगी, और 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब इसे तोड़ेंगे कैसे, जैसे देवेश शब्द आ गया, क्या आ गया, देवेश, तो देव धन ईश हो जाएगा, देव धन ईश हो जाएगा। अब इसमें जो ए की जो मात्रा है इससे हम पता करेंगे कि कौन सी संधि होगी, इसमें गुण स्वर संधि हो जाएगी। ये व का मतलब अ हो गया और ई का मतलब ई हो गया, तो अ और ई के बाद में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो आपका यहाँ पे हो गया गुण स्वर संधि। 25वां प्रश्न है, अपाद मस्तक किस समास का उदाहरण है, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास या द्विगु समास। तो अपाद मस्तक जो होता है वो अव्ययी भाव समास का उदाहरण है और 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। यथाशक्ति, यथाशक्ति किसका है, अव्ययी भाव समास का, ठीक है। आमरण, आजीवन, ये भी किसके हैं, अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। 26वां प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन करें। अशुद्ध वाक्य बताना है। यदि इसकी तलाशी लोगे तो घड़ी मिल जाएगी, पहला है। दूसरा है, स्वस्थ रहने वाले लोगों को वैद्य के पास नहीं जाना पड़ता। सी है, वह इनकार कर देने का परिणाम जानता है। और डी है, यौवन वह काल है जब चरित्र का निर्माण होता है। तो निर्माण सही नहीं लिखा है इसमें, और डी ही विकल्प जो है वो अशुद्ध है, निर्माण ऐसे नहीं लिखा जाता, ठीक। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न चलो देखते हैं। 27वां प्रश्न है, रस के अवयवों की संख्या कितनी होती है, 9, 4, 8, 7। तो रसों के जो अवयव होते हैं वो 4 होते हैं और उन चारों अवयवों के नाम हैं विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव और संचारी भाव, ठीक है, संचारी या व्यभिचारी भाव। तो रस के अवयव कितने होते हैं, 4 होते हैं। 28वां प्रश्न है, अनुष्टुप है, अनुष्टुप क्या है, एक छंद है, एक अलंकार है, एक रस है या एक गुण है। 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुष्टुप छंद होते हैं और 28 का उत्तर क्या हो जाएगा, ए। 29वां प्रश्न है, तुलसीदास सीदति निस दिन देखत तुम्हारी निठुराई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, शित्यानुप्रास अलंकार, अंत्यानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार या वृत्यानुप्रास अलंकार। तो तुलसीदास सीदति निस दिन देखत तुम्हार निठराई, इसमें हो जाएगा सत्यानुप्रास अलंकार और 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए। 30वां प्रश्न है, छठा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था। ये आपका स्टैटिक जीके का प्रश्न हो गया, लेकिन है हिंदी का। नई दिल्ली में, पोर्ट ऑफ स्पेन में, पोर्ट लुइस में या लंदन में। तो 30 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। लंदन ब्रिटेन में हुआ था ये। कब वहाँ हुआ था, लंदन ब्रिटेन में छठा हिंदी सम्मेलन। अगर पूछा जाए कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था आपका भारत में, और कहाँ पर, नागपुर में। अगर पूछा जाए प्रथम तो इम्पोर्टेंट है, प्रथम कहाँ हुआ था, तो नागपुर में, ठीक है, नागपुर भारत में। और कब हुआ था, 1975 में। 31वां प्रश्न है, आगे नाथ न पीछे पगहा लोकोक्ति का अर्थ बताना है। मूर्ख धर्मान, माँ बाप का न होना, किसी तरह की जिम्मेदारी का न होना या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आगे नाथ न पीछे पगहा का अर्थ हो जाएगा किसी तरह की जिम्मेदारी का न होना। 31 का करेक्ट आंसर है सी। क्या हो जाएगा, सी। 32वां प्रश्न है, बूंद बूंद से घट भरे, सही विकल्प का चयन करके लोकोक्ति पूरी कीजिए। बूंद बूंद से घट भरे टपकत रीतो होय। तो इसका यही हो जाएगा, पहला ही विकल्प सही है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है और टपकते से सब कुछ क्या हो जाता है, रीता रीता मतलब होता है खाली होना, रीता होय, ठीक है। तो टपकत रीतो होय, 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 33वां प्रश्न है, आदिकाल का संभावित समयारंभ कौन सा माना जाता है। 1375, 1900, विक्रम शताब्दी की बात हो रही है, 1375 विक्रम शताब्दी, 1900, 1700 या 1050। तो इसमें क्या है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया काल विभाजन है, उसमें आदिकाल 4 जो हैं 4 खंडों में विभाजन हुआ है। आदिकाल में, पूर्व मध्यकाल में, उत्तर मध्यकाल में और आधुनिक काल में, ठीक है। अब इसमें पूछा जा रहा है कि आदिकाल कब समय मतलब प्रारंभ हुआ था। तो आदिकाल प्रारंभ हुआ था 1050 के समय। कब, 1050, ठीक है। ये आदिकाल का संभावित समयारंभ माना गया है। अब एक चीज़ याद रखनी है आपको, आदिकाल को ही वीरगाथा काल कहा जाता है। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से किसे वीरगाथा काल कहा जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, आदिकाल को, ठीक है। पूर्व मध्यकाल को बोलते हैं भक्ति काल,
उत्तर मध्यकाल को बोलते हैं रीतिकाल और आधुनिक काल को बोलते हैं गद्यकाल। तो आधुनिक काल को याद रखो, आधुनिक काल को क्या बोलते हैं, गद्यकाल बोलते हैं। और आदिकाल को क्या बोलते हैं, आदिकाल को बोलते हैं वीर गाथा काल। क्या बोलते हैं, वीर गाथा काल। ठीक है, वीर गाथा काल। ये आपके 33 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। अब इसमें जो 4-5 प्रश्न हैं वो हैं आपके गद्यांश के। गद्यांश आपको खुद ही करना है, क्योंकि वो गद्यांश किस तरीके आएगा उसे पढ़ना है। जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगें उस पर अंडरलाइन करो और प्रश्न पढ़ो और उसका उत्तर दो। ठीक, तो इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल मिलते हैं हम प्रैक्टिस सेट 5th के साथ में। थैंक यू सो मच।